हेलो स्टूडेंट्स। आज है डे 8 हमारी जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे किरचॉफ्स इक्वेशन की, फिर हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज की, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम देखेंगे कैरनॉट इंजन, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम देखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी और फिर हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया और लास्टली हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। अब ये क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी किसी सिस्टम की उस अमाउंट ऑफ हीट के रूप में डिफाइन होता है जो सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, जहां पे Q क्या है? Q वो अमाउंट ऑफ हीट है जो सप्लाई की गई है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और डेल्टा T क्या है? यहाँ पे डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। अब अगर हम देखें तो हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं? कैपिटल सी और सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं स्मॉल m। ठीक है, ये तरीका है मोलर हीट कैपेसिटी को डिनोट करने का। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? जब सिस्टम के पास सिंगल सब्सटेंस या सॉल्यूशन हो और उसका वेट 1 मोल हो, तब उसी हीट कैपेसिटी को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो तब उसकी हीट कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। वैसे ही अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं? कैपिटल सी और सबस्क्रिप्ट में S। ठीक है, ये तरीका है इसको डिनोट करने का। तो ये क्या होता है कि जब सिस्टम के पास सिंगल सब्सटेंस या सोल्यूशन हो और उसका वेट 1 ग्राम हो, तब उसकी हीट कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या था? 1 मोल का वेट था, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है? 1 ग्राम का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी एस इंटू एम इंटू डेल्टा टी, जहां पे Q क्या है? Q हीट सप्लाइड है। ठीक है, CS क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। M क्या है? ये सब्सटेंस का मास है। और डेल्टा T क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे आप ये निकाल सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे M क्या है? जैसे कि मैंने बताया, मास ऑफ सब्सटेंस है, और CS क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और डेल्टा T क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अब अगर हम देखें तो हीट कैपेसिटी 2 कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। पहला है वॉल्यूम और दूसरा है प्रेशर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? C लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट में P लिखते हैं। ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये हीट कैपेसिटी है जब एक गैसियस सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब जब आप गैस को हीट देते हैं और उसका जो प्रेशर है वो सेम रहता है, तो गैस क्या करती है? गैस एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में गैस वर्क करती है। तो जो आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, जो आप हीट उसमें देते हैं, वो 2 हिस्सों में यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले किस में यूज होती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी
जिसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ने में और वर्क करने में, ये दो जगह हमारा एनर्जी यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट चेंज को कैसे लिखते हैं? चेंज इन इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Cp इज इक्वल टू Q डेल्टा T। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? Q हीट है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? Cp इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है? डेल्टा H के बराबर होता है। ठीक है, तो dH बाई dt का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंथैल्पी में कितना चेंज आया टेम्परेचर चेंज होने पर जब प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज क्या याद रखना कि जो Cp है वो हमेशा Cv से बड़ी होती है, क्योंकि Cp में क्या होता है? Cp में वर्क भी शामिल होता है, तो Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है? ये हीट कैपेसिटी है जब एक गैसियस सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब जब गैस को हीट दी जाती है और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है तो गैस एक्सपैंड नहीं हो सकती, इसीलिए कोई वर्क भी नहीं होता है। अब अगर मैं इसकी एनर्जी यूज की बात करूं तो दी गई पूरी हीट सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होती है, जो कि क्या है? डेल्टा यू। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? Cv इज इक्वल टू QV डेल्टा T। ठीक है, या फिर Cv इज इक्वल टू du बाई dt। तो du बाई dt क्या है? इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया टेम्परेचर चेंज होने पर जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था Cp और Cv के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। ये Cp और Cv के बीच में क्या रिलेशन होती है? तो इसकी रिलेशन क्या है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो R है, R क्या है? यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिखाता है कि Cp और Cv का डिफरेंस वर्क डन करने में चली गई एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि Cp को आप और कैसे लिख सकते हो? अगर मुझे Cp की टर्म्स में लिखना है तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस वर्क। ठीक है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें मोलर हीट कैपेसिटी फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं जैसे कि हीलियम, नियॉन या आर्गन, जिसमें सिर्फ एक एटम होता है, तो Cv कैसे डिफाइन करते हैं? Cv इज इक्वल टू 3/2R। तो देखो इसका रीजन क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में एक एटम की एनर्जी सिर्फ उसके 3 डायरेक्शन जो कि x, y, z है, तो उन 3 डायरेक्शंस में ट्रांजिशनल मोशन से आती है। ठीक है, तो इस मोशन को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, तो इससे ये वैल्यू निकाली जाती है जहां हर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2R एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कितनी हो गई? 3 इंटू 1/2R, जो किसके बराबर हो गई? 3/2R के। ठीक है, अब हम फर्दर इसमें आगे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें मोनो एटॉमिक गैस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? Cv के लिए क्या था? 3/2R। Cp पे क्या है इसका फॉर्मूला? 3/2R प्लस R, जो किसके बराबर है? 5/2R के। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम जानते हैं कि Cv की वैल्यू क्या होती है? 3/2R। तो Cp निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मेयर्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो
जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पर मोनो एटॉमिक गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 5/2 आर जूल्स एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर आगे देखें तो फर्दर हम यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? पॉइजन्स रेशियो दो मोलर हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है, ठीक है, सीपी और सीवी का। इसे हम एडियाबेटिक इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ठीक है, जो किसके बराबर होता है? 5। सीपी किसके बराबर है? 5/2 आर। सीवी किसके बराबर है? 3/2 आर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5/3 आएगा, जो किसके बराबर है? 1.66 के बराबर है। ठीक है, तो गामा की वैल्यू गैस के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, जैसे कि हीलियम और आर्गन की, तो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? जो गामा की वैल्यू है वो 1.66 होती है। कैसे आया? 5/2 आर डिवाइडेड बाय 3/2 आर, तो 5/3 विच इज नियरली इक्वल टू 1.66। ठीक है, अब अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें तो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होती है वो 1.40 होती है। डायटोमिक गैस जैसे कि H2 हो गया, या फिर O2 हो गया, या फिर CO हो गया। और अगर हम ट्राइएटॉमिक गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 1.33 होती है। ठीक है, ट्राइएटॉमिक गैसेस जैसे कि H2O या O3। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस कैसा हो गया? यहाँ पे रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। क्यों? यहाँ पे क्या है? 0 है। तो ऐसे प्रोसेस के लिए वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? CV डेल्टा टी, और डेल्टा टी को आप कैसे लिख सकते हो? T2 माइनस T1। ठीक है, तो अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। अब क्योंकि Q 0 है तो डेल्टा U किसके बराबर है? W के बराबर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि डेल्टा U को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा U को हम CV डेल्टा T से भी लिख सकते हैं। इसीलिए जो वर्क है वो किसके बराबर है? CV डेल्टा T के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें जनरल फॉर्मूला फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, तो किसी भी प्रोसेस के लिए कैसे दिया जाएगा? ये इसका फॉर्मूला क्या है? CV इज इक्वल टू आर गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला CV और गामा के बीच का एक और रिलेशन है जो मेयर्स फॉर्मूला और गामा इज इक्वल टू CP बाय CV को यूज करके निकाला जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे PV गामा क्या होता है? किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन एक आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो पॉइजन्स रेशियो यूज होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा स्टीप होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? क्योंकि ये ज्यादा स्टीप होती है, क्योंकि ये जो गामा है या फिर जो पॉइजन्स रेशियो है, इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन के बारे में, तो किरचॉफ्स इक्वेशन क्या कहती है? ये बताती है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब उसकी हीट टेम्परेचर चेंज होने पर कैसे बदलती है। ठीक है, तो अगर आप इसका प्रिंसिपल देखोगे तो किरचॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन में चेंज ऑफ एंथैल्पी या चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में उस रिएक्शन के चेंज इन हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका ये है कि अगर किसी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन एक टेम्परेचर पर पाते हैं तो आप इस इक्वेशन का यूज करके उसकी हीट ऑफ रिएक्शन दूसरे टेम्परेचर पर निकाल
सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके डिफरेंशियल फॉर्म की बात करूं, तो अगर हम यहाँ पे पहले कांस्टेंट प्रेशर देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल डेल्टा एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो गया, सीपी के बराबर हो गया, डेल्टा सीपी, ठीक है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच में होने वाले बदलाव डेल्टा सीपी के बराबर होते हैं। और अगर यही मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म्स में बताऊं तो डेल डेल्टा यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सीवी। मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ डेल्टा यू में होने वाले चेंजेस डेल्टा सीवी के बराबर होते हैं। तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म देखें तो जब हम डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करते हैं टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक, तो ये फॉर्मूलेज जो है वो क्या है, डेल्टा सीपी इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ पे डेल्टा H1 क्या है, ये रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है टेम्परेचर T1 पे, और डेल्टा H2 क्या है, ये रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है टेम्परेचर T2 पे, ठीक है। और डेल्टा Cp क्या है, ये चेंज है हीट कैपेसिटी पे एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही अगर मैं इंटरनल एनर्जी के चेंज में लिखूं तो क्या होगा, डेल्टा Cv इज इक्वल टू डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे डेल्टा U1 क्या है, ये रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी चेंज है टेम्परेचर T1 पे, और डेल्टा U2 क्या है, ये रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी चेंज है टेम्परेचर T2 पे, और डेल्टा Cv क्या है, ये चेंज है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो डेल्टा Cp क्या है, तो डेल्टा Cp और Cv को निकालने के लिए हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तो कैसे देते हैं, डेल्टा Cp इज इक्वल टू समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। वैसे ही अगर मुझे चेंज इन हीट कैपेसिटी देना है कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ Cv ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ Cv ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये इक्वेशन केमिकल रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट को क्वांटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो अगला, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंट्रोपी चेंज। तो अगर एंट्रोपी की डेफिनेशन देखें, एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी को आप डिनोट करते हो कैपिटल एस से, ठीक है। तो एंट्रोपी किसी सिस्टम के रैंडमनेस या डिसऑर्डर का मेजरमेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई डिसऑर्डर होगा उतनी ज्यादा हायर एंट्रोपी होगी, तो हायर डिसऑर्डर इज इक्वल टू हायर एंट्रोपी, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड की एंट्रोपी जो है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की, फिर लिक्विड की और लास्ट में सॉलिड की, ठीक है। अब देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, तो एक प्रोसेस जो अपने आप बिना किसी आउटसाइड हेल्प के आगे बढ़ता है उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि गर्म कॉफी का अपने आप ठंडा हो जाना या फिर पानी का ऊपर से नीचे बहना, ये सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि ये खुद प्रोसीड होते हैं बिना किसी आउटसाइड हेल्प के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करूं जो कि डेल्टा एस टोटल है, तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है टोटल एंट्रोपी चेंज का वो क्या होता है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है स्पॉन्टेनिटी के लिए, कि जो डेल्टा एस टोटल होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगर आपका डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एस टोटल
0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो याद रखो, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है सिस्टम और सराउंडिंग का किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू सिर्फ सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि उस पाथ पर जिससे ये चेंज हुआ, ठीक है। तो इसके चेंज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन, ठीक है। अब देखो, अगर हम किसी रिवर्सिबल चेंज की बात करें तो रिवर्सिबल चेंज का जो फॉर्मूला होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाले रिवर्सिबल चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और डेल्टा एस किसके बराबर है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है। तो क्यू रिवर्सिबल क्या है? क्यू रिवर्सिबल वो हीट जो रिवर्सिबल तरीके से सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है या फिर इवॉल्व की है, वो है क्यू रिवर्सिबल। और टी क्या है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर चेंज हो रहा है, और टी की वैल्यू किस में होगी? केल्विन में होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे जो है एंट्रोपी चेंज। तो अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज की, तो एंट्रोपी चेंज और हीट फ्लो एंट्रोपी चेंज जो डेल्टा एस है और हीट के बीच का रिलेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? अभी मैंने बताया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब अगर मैं पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज की बात करूं, जहां पे जो डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है तो मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि आइस का मेल्ट होना, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, ठीक है। तो डिसऑर्डर बदला, इसीलिए क्या हुआ? हीट अब्सॉर्ब हुई है। और यही अगर मैं नेगेटिव एंट्रोपी चेंज की बात करूं, जहां पे डेल्टा एस लेस देन 0 है, तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी घटती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने हीट इवॉल्व की है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल देखो, पानी का फ्रीज होना, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड, तो डिसऑर्डरनेस क्या है? यहाँ पे घटी है, तो इसीलिए सिस्टम ने जो क्या करा है, हीट जो है वो इवॉल्व हुई है इस प्रोसेस में। तो याद रखो, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हीट इज अब्सॉर्ब, डेल्टा एस लेस देन 0 हीट इज इवॉल्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें गैस का एक्सपेंशन होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है, तो इस प्रोसेस में होने वाला जो एंट्रोपी चेंज है वो वॉल्यूम के टर्म्स में इस फॉर्मूले में दिया गया है, ठीक है। क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 बाय V1, ठीक है। तो यहाँ पे N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, V1 है इनिशियल वॉल्यूम और V2 है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन याद रखो कि एक्सपेंशन के केस में क्या होता है? V2 बड़ा होता है V1 से, ठीक है। तो जब V2 बड़ा है, V2 अपॉन V1 ग्रेटर है 1 से, तब log V2 बाई V1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसीलिए जो डेल्टा एस है ये भी पॉजिटिव होगा, जो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फेज ट्रांजिशन की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैटर का एक स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, से दूसरे स्टेट में बदलना फेज ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, या फिर सब्लिमेशन हो गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फेज ट्रांजिशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जब वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। इसीलिए हम डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं।
तो अगर अब हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है फेज ट्रांजिशन के दौरान, तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो फेज ट्रांजिशन के दौरान एंट्रोपी चेंजेस को लेटेंट हीट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेल्टिंग की, ठीक है, मेल्टिंग जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, तो मेल्टिंग पर एंट्रोपी चेंज क्या है? डेल्टा एस मेल्टिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम। तो डेल्टा एच फ्यूजन क्या है? ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एक मोल सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है। और टीएम क्या है? टीएम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि केल्विन में लेते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा देखें डेल्टा एस वेपराइजेशन, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टीबी। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एक मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट। और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हम केल्विन में लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है सब्लिमेशन पर एंट्रोपी चेंज, जो है डेल्टा एस सब्लिमेशन। तो डेल्टा एस सब्लिमेशन किसके बराबर है? डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या है? एक ये मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, मतलब एक मोल सॉलिड को सीधा वेपर में बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट, ठीक है। और टी सब्लिमेशन क्या है? ये सब्लिमेशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस हमें बताती हैं कि फेज चेंज में कितना डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है, जो दी गई लेटेंट हीट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो हमें एनर्जी ट्रांसफर और प्रोसेस की डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें स्पॉन्टेनिटी और उसके एक्सटेंट के बारे में, तो ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि किसी भी प्रोसेस का होना स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और अगर उसका होना स्पॉन्टेनियस है तो किस हद तक वो हो सकता है, ये हमें बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ फ्लो करती है। तो ये डायरेक्शन सेकंड लॉ से हमें पता चलता है, ठीक है। अब अगर हम हीट टू वर्क का कन्वर्जन देखें, तो ये जो लॉ है ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हीट का मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कोई भी इंजन की बात करें, तो कोई भी इंजन दी गई सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। क्या होता है? कुछ हीट हमेशा वेस्ट हो जाती है, और सेकंड लॉ इस एफिशिएंसी की ऊपर की जो लिमिट है ये सेट करता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी प्रिंसिपल देखें, तो सेकंड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि यूनिवर्स की जो टोटल एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है और एक मैक्सिमम की तरफ जा रही है। तो जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में डिसऑर्डर या रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, तो अगर हम किसी इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? ds इज ग्रेटर देन dq बाई dt। यहाँ ds क्या है? ds सिस्टम में एंट्रोपी का चेंज है और dq बाई dt सराउंडिंग में एंट्रोपी का चेंज है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग की टोटल जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, जो रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल है, तो उस केस में मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq बाई dt, ठीक है। जो ग्रेटर देन साइन है ये किस लिए है? इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ठीक है। इक्वल टू साइन किसके लिए है? ये भी इक्वल टू साइन भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, जहां पे जो डेल्टा एस टोटल होता है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, कि ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq बाय dt, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैरनॉट इंजन की। ठीक है, तो कैरनॉट इंजन क्या है? तो कैरनॉट ने 1824 में ये आइडिया दिया था। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट क्या था? कैरनॉट ने एक इमेजिनरी रिवर्सिबल साइकिल प्रपोज किया जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हीट को वर्क में मैक्सिमम कितना कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उनका गोल क्या था? उन्होंने थ्योरेटिकल हीट इंजन प्रपोज किया था ताकि ये दिखाया जा सके कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ उन टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है जिनके बीच में वो ऑपरेट करता है। ठीक है, मतलब सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये क्या था कि कैरनॉट साइकिल हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अधीन पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कैरनॉट साइकिल के 4 ऑपरेशंस या 4 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो कैरनॉट साइकिल 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस या ऑपरेशन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 4 प्रोसेसेस क्या होते हैं? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन और एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, ये इन 4 प्रोसेसेस से कंप्राइज होता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो देखो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो ए से बी तक क्या होता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी देखो। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपैंड होती है। ठीक है, तो गैस हीट अब्सॉर्ब करती है और वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं बी से सी तक की बात करूं। ठीक है, जो हमारा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो बी से सी तक गैस एक्सपैंड होती है लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। जो Q है वो 0 होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन के कारण गैस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? TH से घटकर TC हो जाता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है? जो हमारा Q होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड देखूं जो हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन है, तो अगर हम यहाँ पे C से D तक देखें तो गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस होती है। ठीक है, तो सराउंडिंग गैस पर वर्क करता है और गैस हीट रिजेक्ट या फिर निकाल देती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लास्ट प्रोसेस की बात करें जो कि हमारा एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है, तो अगर हम यहाँ पे D से लेके A तक बात करें तो गैस कंप्रेस होती है। ठीक है, कंप्रेशन के कारण गैस का टेम्परेचर जो होता है वो TC से वापस TH हो जाता है। ठीक है, और सिस्टम इनिशियल स्टेट पर लौट आता है। और यहाँ पर Q क्या होता है? यहाँ पे Q क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे TH क्या है? TH हॉट रिजर्वॉयर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं TC की, तो TC यहाँ पे क्या है? वो कोल्ड रिजर्वॉयर है। ठीक है, अब अगर ये जो ग्राफ हमने देखा, अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है, तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम कर्व A से लेके B तक बात करें तो ये क्या है? हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो जो ग्राफ का स्लोप है वो कम होता है। अगर मैं B से C तक देखूं तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो प्रेशर जो है वो और तेजी से कम होता है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं C से D तक देखूं तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन है। तो यहाँ कंप्रेशन शुरू होता है, प्रेशर जो है वो बढ़ता है और जो वॉल्यूम है वो कम होती है। और अगर मैं D से लेके A तक बात करूं तो कंप्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है, प्रेशर और तेजी से बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो PV डायग्राम के अंदर का जो एरिया है वो नेट वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है जो साइकिल में परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेट वर्क डन देखेंगे एक साइकिल में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है जो हमें बताता है कि
मैक्सिमम कितना वर्क हीट से प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब अगर हम नेट वर्क डन देखें तो पूरी साइकिल में किया गया नेट वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन के वर्क का जो है वो डिफरेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाय V1 प्लस RT1 ln V4 बाय V3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, T2 है वो हाई टेम्परेचर है, मतलब सोर्स का टेम्परेचर जहां हीट अब्सॉर्ब होती है, और T1 क्या है, ये लो टेम्परेचर है, मतलब सिंक का टेम्परेचर है यहाँ पे, जहां जो हीट है वो रिजेक्ट होती है। और V1, V2, V3, V4 ये साइकिल के चारों पॉइंट्स पर वॉल्यूम की वैल्यू है, और R क्या है, रिवर्सिबल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन क्या है, पॉजिटिव वर्क, कंप्रेशन क्या है, नेगेटिव वर्क। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बाद ये जो फॉर्मूला है, ये नेट यूजफुल वर्क जो है वो हमें देता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नेट हीट अब्सॉर्ब्ड की बात करूं तो पूरे साइकिल में नेट हीट अब्सॉर्ब वो हीट होती है जो सिस्टम ने अब्सॉर्ब की और रिजेक्ट की, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे Q किसके बराबर होता है, R T2 माइनस T1 ln V2 बाय V2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कैरनॉट इंजन जो है वो एक साइकिल है, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जो नेट वर्क डन है वो हमेशा नेट हीट अब्सॉर्ब्ड के बराबर होता है। तो W किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी है किसी भी हीट इंजन की, ये परफॉर्मेंस बताती है कि उसने कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एफिशिएंसी हमेशा नेट वर्क डन और अब्सॉर्ब्ड हीट का रेशियो होती है। तो नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2, जो किसके बराबर लिख सकते हो, T2 माइनस T1 अपॉन T2, और यहाँ से अगर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस T1 बाई T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो W है वो वर्क डन है, Q2 क्या है, ये हीट अब्सॉर्ब्ड है फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स। ठीक है, T1 क्या है, T1 सिंक का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, और T2 क्या है, सोर्स का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ पे कैरनॉट थ्योरम की बात करें तो देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये स्टेटमेंट पढ़ो कि ये क्या कहती है, एवरी परफेक्ट इंजन वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैज द सेम एफिशिएंसी whatever be the working substance। इसका मतलब ये है कि जो भी परफेक्ट इंजन एक जैसे टेम्परेचर लिमिट्स के बीच वर्क करता है उसकी एफिशिएंसी हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी वर्किंग सब्सटेंस यूज करे, मतलब चाहे वो कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज करे। ठीक है, तो हमें इस थ्योरम से क्या पता चलता है कि कोई भी इंजन कैरनॉट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जाता है तो परफेक्ट क्रिस्टलीन सब्सटेंसेस की एंट्रोपी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो, तो ये वो टेम्परेचर है जहां मॉलिक्यूल्स के सारे मोशंस जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक परफेक्टली क्रिस्टलीन सब्सटेंस की बात करें तो ये एक ऐसा सॉलिड है जिसमें एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर्ड लैटिस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो लॉ था, इस लॉ को जर्मन केमिस्ट वॉल्टर नस्ट ने प्रपोज किया था। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम इसको नर्स्ट हीट थ्योरम भी कहते हैं। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखूं तो ये है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम ऐसे बताते हैं, इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन के पास पहुंचता है तो जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये लॉ एब्सोल्यूट एंट्रोपीज को कैलकुलेट करने का बेसिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर 0 पर
जो S की वैल्यू है वो 0 होती है, तो हम किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को उस टेम्परेचर तक की हीट कैपेसिटी डेटा को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक जो है हमारा वो है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो हमें बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं और कितना यूजफुल वर्क किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो गिव्स फ्री एनर्जी एक सिस्टम में मौजूद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक प्रोसेस के दौरान यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जब कोई प्रोसेस होता है तो टोटल एनर्जी चेंज का कुछ पार्ट डिसऑर्डर को ओवरकम करने में चला जाता है। ठीक है, तो जो एनर्जी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल रहती है वो ही क्या है? हमारी गिव्स फ्री एनर्जी। अब अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करें, जिसको हम डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें, जब टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm हो, तो इस कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रोडक्ट में बदलता है तो फ्री एनर्जी में होने वाला स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहलाता है, जिसको डेल्टा जी नॉट हम बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करें तो गिव्स फ्री एनर्जी में टेम्परेचर के साथ होने वाला चेंज हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है और टी क्या है? यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, और जो डेल्टा एस है ये क्या है? एंट्रोपी चेंज है। अब हमें यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं डेल्टा जी के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, मतलब इस केस में अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नहीं होगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन दूसरे केस में हमारा डेल्टा जी लेस देन 0 है तो इस केस में नेगेटिव होगा और हमारा प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होगा। और तीसरा केस अगर डेल्टा जी 0 के बराबर है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में इक्वल स्पीड से हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम गिव्स एनर्जी वर्सेस एंट्रोपी का क्राइटेरिया देखें तो गिव्स एनर्जी क्राइटेरिया है वो बेटर होता है एंट्रोपी वाले क्राइटेरिया से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गिव्स एनर्जी सिर्फ सिस्टम को रिफर करती है। ठीक है, यानी हमें सिर्फ सिस्टम के प्रॉपर्टीज को देखना पड़ता है, लेकिन जो एंट्रोपी है हमें सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों की एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, डेल्टा जी को यूज करना प्रैक्टिकल और सिंपल है स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है तो दैट मीन्स डेल्टा जी है वो सारे टेम्परेचर्स पर नेगेटिव होगा, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा हर टेम्परेचर पे। अब अगर हमारा डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, दैट मीन्स कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा लो टेम्परेचर पर पॉजिटिव होगा हाई टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे और हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। अब अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है तो ये इसका मतलब ये है कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा लो टेम्परेचर पर और नेगेटिव होगा हाई टेम्परेचर पर। तो जो स्पॉन्टेनिटी है वो हाई होगी, तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हर टेम्परेचर पे पॉजिटिव होगा, हमारा प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो जो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमने बताई, आप उसमें ये रिलेशंस अप्लाई करके देखना तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? लास्टली रिलेशन देखते हैं गिव्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला किसी भी जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन क्वेश्चन से जोड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो डेल्टा जी क्या है, ये गिव्स फ्री एनर्जी है। तो मैंने जैसे कि बताया था ये वो फ्री एनर्जी चेंज है तो रिएक्शन में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रही है। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट क्या है, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, हमारा टेम्परेचर है, और क्यू क्या है, यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्वेश्चन है। तो क्यू को कैसे लिखते हैं, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है। ठीक है, रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पर, जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम पर रिलेशन देखें तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है तो दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो डेल्टा जी है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पर सिस्टम कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता है, इसीलिए जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है ये 0 के बराबर होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ये Q है ये K के बराबर हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो रिलेशन क्या होती है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। ठीक है, और K क्या है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो K प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है सिर्फ इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट करें तो अगर आपको डेल्टा जी नॉट पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर किस पॉइंट पर पहुंचेगी। ठीक है, K की वैल्यू निकाल कर। अब देखो हम कैसे स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर K ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, तो log K पॉजिटिव होगा, इसीलिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर K जो है वो लेस देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो log K नेगेटिव होगा, इसीलिए डेल्टा जी नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं 9 से लेके 16 तक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी भी लिक्विड की आपको दे रखी है 10 किलो कैलोरी पर मोल 500 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो आपको बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा 3 मोल्स के लिए ऑफ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। तो आपके पास ऑप्शंस है, पहला 30 किलो कैलोरी, दूसरा -54 किलो कैलोरी, तीसरा 27 किलो कैलोरी और चौथा 50 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे डेल्टा यू बताना है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि है 27 किलो कैलोरी। तो इसका आंसर देखो क्या है कि हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हमें डेल्टा एच वेपराइजेशन गिवन है कितना, 10 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 3। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर होता है, N इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब यहाँ पे हम N की और डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यूज पुट करते हैं। N की है 3 और डेल्टा एच वेपराइजेशन की है 10, तो यहाँ से हमें डेल्टा एच मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 30 किलो कैलोरी। तो अब हमें डेल्टा एच पता है, हमें R और T भी पता है, हमें डेल्टा U निकालना है। तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब हम वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो डेल्टा एच हमें पता है कितना है 30, डेल्टा यू हमें निकालना है, और अगर हम देखें डेल्टा NG की वैल्यू हमें गिवन है 3, R हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं यहाँ पे 500। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, 27 किलो कैलोरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें आंसर किलो कैलोरी में चाहिए था इसीलिए हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा 10 रेज़ टू द पावर -3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा यू कितना आया, 27 किलो कैलोरी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए उसके एलिमेंट से
298 केल्विन पर, और आर की वैल्यू आपको दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, -2477.57, दूसरा इसकी पॉजिटिव में वैल्यू है, तीसरा है -1238.78, और डी क्या है, इसकी पॉजिटिव में वैल्यू है 1238.78 जूल पर मोल। तो सिंपल, बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1238.78 जूल पर मोल। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन बताना है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, कार्बन सॉलिड में प्लस हाफ O2 गैस में, ये क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा Ng निकालो, तो प्रोडक्ट साइड में देखो एक ही गैस का है। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पे भी कितना है, एक ही गैस का है, तो 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2। अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो आपको डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। Ng की वैल्यू क्या है, 1/2, R की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, पुट कर दो, टेम्परेचर भी क्वेश्चन में दिया है 298 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1238.78 जूल पर मोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगले क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी है, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कैरी आउट किया जा रहा है। अगर डेल्टा H इंथैल्पी और डेल्टा U इंटरनल चेंज है इस रिएक्शन का, तो बताना है कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, डेल्टा H बड़ा है डेल्टा U से, या डेल्टा H छोटा है डेल्टा U से, डेल्टा H 0 के बराबर है, या फिर डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा H जो है वो छोटा है डेल्टा U से। सिंपली फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा H और डेल्टा U की रिलेशन आपको पता है क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, डेल्टा H क्या है, यहाँ पे इंथैल्पी चेंज है कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, और डेल्टा Ng क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमें पता है। अब रिएक्शन हमें दी है N2 + 3H2 gives 2NH3। अब इसके लिए डेल्टा Ng कैलकुलेट करो, क्या होगा, यहाँ पे 2NH3 है, गैसियस के 2 मोल्स है, तो 2 माइनस यहाँ पे कितने हैं, 3 + 1 4, तो 2 - 4 कितना हो गया, -2। अब देखो डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव में है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U -2RT। हमने Ng की वैल्यू पुट कर दी जो कि -2 थी। अब यहां से देखो इसका मतलब क्या हुआ, -2RT का मतलब है कि हमें डेल्टा E या फिर डेल्टा U का कुछ हिस्सा कम करना पड़ेगा ताकि वो डेल्टा H के बराबर हो सके। इसका मतलब है कि डेल्टा U जो है वो बड़ा है डेल्टा H से। ठीक है, अब चलो अगले सवाल पे। आपको बेंजीन लिक्विड की कंबशन से CO2 गैस और H2O लिक्विड मिलता है, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस भी यूज होगी। ठीक है, तो दिया गया है कि बेंजीन का हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 3263.9 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो पूछा गया है कि हीट ऑफ कंबशन इन किलो जूल पर मोल ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, और आर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन देखो, पहला है 4152.6, दूसरा है -452.46, तीसरा है 3260 और चौथा है -3267.6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -3267.6। ठीक है, देखो हमें निकालना है हीट ऑफ कंबशन, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। HP क्या है, हीट है कंबशन की कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, डेल्टा U क्या है, हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, जिसको हम डेल्टा E भी बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टा Ng क्या है, ये चेंज है नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन अगर हम देखें बेंजीन के कंबशन की है। ठीक है, तो C6H6 + 15/O2 gives 6CO2 + 3H2O।
तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ गैसियस मोल, जो कि है डेल्टा Ng इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो गैस के 6 CO2 है, तो 6 माइनस, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं गैस के, 15/2 है, क्योंकि ये तो लिक्विड है ना। तो 6 माइनस 15/2 कितना हो गया, -3/2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आई, -1.5, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई, और क्वेश्चन में देखो डेल्टा U की वैल्यू गिवन है, कितनी है, -3263.9 किलोजूल पर मोल। टेम्परेचर देखो तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसे केल्विन में करोगे तो उसमें 25 ऐड करोगे, तो टेम्परेचर कितना आ गया, 298 केल्विन। अब सब कुछ पता है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, आर हमें क्वेश्चन में दिया है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू पुट करी, प्लस डेल्टा Ng की -1.5, आर की वैल्यू पुट करी, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा H की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी आएगी, 3267.6 किलोजूल पर मोल। तो ये है इसका सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। तो हीट जो रिक्वायर्ड है रेस करने के लिए टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तब भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी, ठीक है। ये क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी। तो जितनी हीट की जरूरत होती है 1 मोल किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T, तो डेल्टा T को आप T2 माइनस T1 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है वाटर की कांस्टेंट प्रेशर पर 75 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जब 1 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई की गई है 100 ग्राम ऑफ वाटर पे, जो फ्री है एक्सपैंड करने के लिए, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा, 1.2 केल्विन, 2.4 केल्विन, 4.8 केल्विन, या फिर 6.8 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सही आंसर आएगा 2.4 केल्विन, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि Q किसके बराबर होता है, MC डेल्टा T के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो Q है 1 किलो जूल, तो अगर हम इसको जूल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ गया, ठीक है। M दिया गया है, M की क्या होती है, मास बाय में मोलर मास, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमें मास दिया है वाटर में कितना दिया है, 100, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, ठीक है। इनटू C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है हमें 75, इनटू डेल्टा T जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा T कितना आएगा, 2.4 केल्विन, ठीक है। अगला सवाल देखो, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए Cp और Cv का रिलेशन क्या है, Cp माइनस Cv 2R के बराबर है, 0 के बराबर है, R के बराबर, या फिर R/2 के बराबर है। तो इसका सही आंसर है ए कि Cp माइनस Cv 2R के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमें पता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। अब सिर्फ N की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2 दी है तो 2 पुट करो, तो 2 मोल्स गैस के लिए क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 2R, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन आपको दी गई है 24 कैलोरी पर ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पर। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आयोडीन और वेपर्स अगर आपको दिए गए हैं 0.055 और 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, तो आपको हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन बताना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ऑप्शंस है 22.8, 25.2, -22.8 या -25.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 22.8 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि Cp किसके बराबर होता है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमने क्या करा कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 किसके बराबर है, Cp T2 माइनस T1 के, ठीक है। डेल्टा H2 हमें निकालना है, डेल्टा H1 की वैल्यू हमें दी गई है 24, ठीक है। यहाँ पे देखो डेल्टा Cp की वैल्यू क्या है, 0.031 माइनस 0.005, ठीक है। और T2 माइनस T1 भी 373 माइनस 323, तो यहाँ से डेल्टा H2 आ जाएगा 22.8 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन हमने कवर करे वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।